नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। लोकपाल ने लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए इंक्वायरी विंग का गठन किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन को प्री क्वालिफाइड किया। DPIIT भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर पहल लॉन्च करेगा। गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद MSDC की बैठक का समापन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2024 जारी किया। यूनेस्को ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ओपन साइंस सिद्धांत लागू करने की सिफारिश की है। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और रुख करते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। लोकपाल ने लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए इंक्वायरी विंग का गठन किया। भारत के लोकपाल ने अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत एक इंक्वायरी विंग का गठन किया है। इस खबर को बेहतर तरीके से समझने के लिए लोकपाल की इंक्वायरी विंग के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस विंग का उद्देश्य किसी भी लोक सेवक द्वारा किए गए ऐसे कथित भ्रष्टाचार की प्रारंभिक जांच करना है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय हो। इसे 60 दिनों के भीतर लोकपाल को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। यह विंग लोकपाल के अधीन कार्यरत जांच निदेशक की अध्यक्षता में काम करेगी। निदेशक को 3 पुलिस अधीक्षक यानी SP द्वारा मदद प्रदान की जाएगी, जिनमें सामान्य मामलों के लिए, आर्थिक और बैंकिंग मामलों के लिए और साइबर अपराध मामलों के लिए SP शामिल है। हर एक SP को जांच अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा आगे सहायता प्रदान की जाएगी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इसके पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां भी होंगी। चलिए इसी के साथ लोकपाल के बारे में भी थोड़ा समझते हैं। ये एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। इसे लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने तथा उन पर मुकदमा चलाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। इनमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष 2019 पहले लोकपाल थे। न्यायमूर्ति AM खानविलकर वर्तमान लोकपाल हैं। लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों के लिए CBI सहित किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी पर अधीक्षण का अधिकार और निर्देश देने की शक्ति लोकपाल के पास होती है। इसी के साथ खबर के आखिर में लोकपाल से जुड़े मुद्दे क्या हैं, इन पर भी गौर करते हैं। लोकपाल ने अभी तक अभियोजन निदेशक यानी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की अध्यक्षता में अभियोजन शाखा का गठन नहीं किया है। शिकायत दर्ज करने के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित 7 वर्ष की सीमा पीड़ितों या विसिल ब्लोअर को प्रारंभिक अपराध होने के बाद शिकायत दर्ज करने से रोक सकती है। और तो और लोकपाल ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 68% शिकायतों का बिना किसी कार्रवाई के निपटारा कर दिया है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन को प्री क्वालिफाइड किया। एमपॉक्स के खिलाफ इस पहली वैक्सीन का नाम MVA-BN है। इसे डेनिश फार्मास्यूटिकल कंपनी बवेरियन नॉर्डिक ने विकसित किया है। खास बात यह है कि ये वैक्सीन 18 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए है। इसे यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और अब WHO की प्री क्वालिफिकेशन से इसे वैश्विक स्तर पर एक और पहचान मिल गई है। यदि एमपॉक्स के संक्रमण से पहले इसकी सिंगल डोज दी जाती है तो इसकी प्रभावशीलता लगभग 76% होती है। वहीं डबल डोज में इसकी प्रभावशीलता लगभग 82% होती है। चलिए जानते हैं WHO वैक्सीन प्री क्वालिफिकेशन PQ है क्या। WHO द्वारा वैक्सीन प्री क्वालिफिकेशन की शुरुआत 1987 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य वैक्सीन खरीदने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा वितरित वैक्सीन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। WHO की इस प्री क्वालिफाइड वैक्सीन की सूची में सकारात्मक परिणाम दिखाने वाली वैक्सीन को ही शामिल किया जाता है। साथ ही किसी वैक्सीन को सूची में शामिल करने से पहले जरूरी डेटा का मूल्यांकन किया जाता है, सैंपल्स का परीक्षण किया जाता है और WHO द्वारा वैक्सीन विनिर्माण स्थलों का निरीक्षण किया जाता है। हालांकि WHO की प्री क्वालिफाइड सूची में किसी वैक्सीन का शामिल होना यह नहीं दर्शाता है कि WHO ने उस वैक्सीन को या उसके विनिर्माण केंद्र को पूरी तरह मंजूरी दे दी है। इस तरह की मंजूरी देना प्रत्येक देश के राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण का अधिकार है, यानी अंतिम मंजूरी देशों के अपने स्वास्थ्य नियामक एजेंसियों द्वारा ही
दी जाती है। अब बात करते हैं कि यह प्री क्वालिफिकेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल ये WHO के टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसका मुख्य उद्देश्य संक्रमण से अधिक खतरे वाले सभी आबादी समूहों तक वैक्सीन की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। इस प्री क्वालिफिकेशन के माध्यम से सरकारों, GAVI वैक्सीन अलायंस और यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को तेजी से वैक्सीन खरीदने और वितरित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरणों को भी वैक्सीन को शीघ्रता से मंजूरी देने में सहायता मिलती है। अब बात करते हैं एमपॉक्स के बारे में। एमपॉक्स, जिसे पहली मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक जूनोटिक बीमारी है, यानी ये जानवरों से इंसानों में फैलती है। इस बीमारी का कारण मंकी पॉक्स वायरस MPXB है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स का हिस्सा है और एक डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। इसका पहली बार पता 1958 में डेनमार्क में शोध के लिए रखे गए बंदरों में लगाया गया था। इंसानों में इस संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो में 9 महीने के शिशु में दर्ज किया गया था। यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क से फैलती है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान माता से भ्रूण में भी इसका संचारण हो सकता है। इसके लक्षणों पर नजर डालें तो इसमें त्वचा पर लाल चकत्ते, म्यूकोसल घाव, बुखार, सिर दर्द और सूजे हुए लिम्फ नोड्स प्रमुख हैं। ये लक्षण गंभीर हो सकते हैं और समय पर इलाज ना होने पर जटिलताएं बढ़ा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स को 2 बार 2022 और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, जो इसकी गंभीरता को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। DPIIT भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर पहल लॉन्च करेगा। भास्कर पहल एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगी। इसे स्टार्टअप्स व निवेशकों सहित एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम के भीतर प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को केंद्रीकृत करने, सुव्यवस्थित करने और उसे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भास्कर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। इसका पहला लक्ष्य स्टार्टअप इकोसिस्टम के तहत हितधारकों के लिए विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री बनाना है। यह पहल स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित की जाएगी। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश में नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है। चलिए इसी के साथ भास्कर की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है नेटवर्किंग और सहयोग। भास्कर प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स, निवेशकों, सलाहकारों और अन्य हितधारकों के बीच के अंतराल को समाप्त करेगा। इससे अलग अलग क्षेत्रों में समेकित अंतरक्रिया संभव हो सकेगी। अगला है संसाधनों तक केंद्रीकृत पहुंच। भास्कर स्टार्टअप्स को महत्वपूर्ण उपकरणों और ज्ञान तक तत्काल पहुंच प्रदान करेगा। इससे तेजी से निर्णय लेने और अधिक कुशल स्केलिंग में सहायता मिलेगी। तीसरा है व्यक्तिगत पहचान बनाना। प्रत्येक हितधारक को विशिष्ट भास्कर ID दी जाएगी। इससे प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत अंतरक्रिया और अनुरूप अनुभव सुनिश्चित होंगे। चौथी मुख्य विशेषता है खोज क्षमता को बढ़ाना। शक्तिशाली खोज सुविधाओं के माध्यम से यूजर आसानी से प्रासंगिक संसाधनों, सहयोगियों और अवसरों का पता लगा सकते हैं। इससे तेजी से निर्णय निर्माण और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। और पांचवी विशेषता है भारत के ग्लोबल ब्रांड का समर्थन। यह नवाचार हब के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देगा। इससे स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए सीमा पार सहयोग अधिक सुलभ हो जाएगा। अब भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी एक नजर डालते हैं। भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यहाँ 1,46,000 से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। भारत का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT किसी व्यवसाय को एक स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान करता है। स्टार्टअप मान्यता के लिए पात्रता मानदंड के बारे में बात की जाए तो किसी व्यवसाय को उसके निगमन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक स्टार्टअप माना जाएगा। स्टार्टअप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम 2013 के तहत या सीमित देयता भागीदारी यानी LLP अधिनियम 2008 के तहत निगमित होना चाहिए और साथ ही पिछले किसी भी वित्तीय वर्ष में स्टार्टअप का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इस ओर स्टार्टअप्स के लिए की गई अन्य पहले हैं। नीति आयोग द्वारा अटल इंक्यूबेशन सेंटर, DPIIT द्वारा स्टार्टअप इंडिया का मार्ग यानी मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड डेवलपमेंट पोर्टल और स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स FFS योजना आदि। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद
MSDC की बैठक का समापन हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में समुद्री क्षेत्र में उभरती चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। खासतौर पर संकटग्रस्त जहाजों के लिए शरण स्थल स्थापित करने और बंदरगाहों पर सुरक्षा में सुधार के लिए रेडियोधर्मी पहचान उपकरण विकसित करने पर जोर दिया गया। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और संभावित खतरों से निपटने के लिए ही नहीं, बल्कि नाविकों के लिए भी बेहतर कार्य परिस्थितियों को लेकर कई सुझाव पेश किए गए। बैठक में नाविकों को अनिवार्य कर्मी के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया गया ताकि उनकी कार्य स्थिति में सुधार हो सके और उन्हें अधिक अधिकार मिल सके। अब बात करते हैं 20वीं MSDC की बैठक के दौरान शुरू की गई प्रमुख पहलों की। सबसे पहले चर्चा करेंगे नीतिगत थिंक टैंक के रूप में भारतीय समुद्री केंद्र IMC की। ये भारत के समुद्री क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार, ज्ञान साझाकरण और रणनीतिक योजना को बढ़ावा देते हुए अलग अलग समुद्री हितधारकों को एकजुट करेगा। दूसरी अहम पहल है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र यानी IIMDRC। इसे भारत में समाधान पहल के अनुरूप तैयार किया जाएगा। ये समुद्री विवादों के समाधान के लिए भारत को वैश्विक मध्यस्थता केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। IIMDRC योग्यता आधारित और उद्योग शासित समाधान प्रदान करेगा। साथ ही ये समुद्री गतिविधियों की मल्टी मॉडल, मल्टी कॉन्ट्रैक्ट, बहुक्षेत्राधिकार और बहुराष्ट्रीय प्रकृति को संबोधित भी करेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली प्लेटफॉर्म पर बंदरगाहों में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति NSPC एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और परिचालन दक्षता को बढ़ाना है ताकि समुद्री क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। बैठक में राज्यों के नेतृत्व वाली अभिनव पहलों का भी प्रदर्शन किया गया। उदाहरण के लिए केरल की ड्रेजिंग हेतु मुद्रीकरण तकनीक और गुजरात की बंदरगाह संचालित शहरी विकास परियोजनाएं। इस बैठक में भारत के सबसे बड़े ड्रेजर का निर्माण करने का भी ऐलान किया गया। इस रॉयल IHC हॉलैंड के सहयोग से कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित किया जाएगा, जो भारत की समुद्री क्षमता को और बढ़ाएगा। इसके अलावा राज्यों में मेगा शिप बिल्डिंग पार्क योजनाओं पर भी चर्चा की गई, जिनका उद्देश्य भारत में जहाज निर्माण क्षमताओं को समेकित करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। साथ ही राज्य रैंकिंग फ्रेमवर्क पर भी विचार विमर्श हुआ ताकि तटीय राज्यों के बीच स्वस्थ परिस्पर्धा और संधारणीय प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। चलिए अब जानते हैं कि MSDC यानी समुद्री राज्य विकास परिषद क्या है। यह परिषद 1997 में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन गठित की गई थी। ये राज्य सरकारों के समन्वय में महापत्तनों और लघु पत्तनों के एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए समुद्री क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री करते हैं। MSDC के लिए हर 6 महीने में कम से कम एक बार बैठक करना अनिवार्य है। MSDC ने भारतीय पत्तन विधेयक और सागरमाला कार्यक्रम जैसी प्रमुख पहलों में भी अहम भूमिका निभाई है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2024 जारी किया। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 कानूनी, तकनीकी, संगठनात्मक, क्षमता विकास और सहयोग नामक 5 पिलर्स पर देशों की साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं का आकलन करता है। यह सूचकांक साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं और इससे उत्पन्न प्रभावों के आधार पर प्रत्येक देश की प्रगति का आकलन करता है। इसके लिए ये एक नए 5 टियर विश्लेषण का उपयोग करता है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के बारे में बात करते हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी उत्पत्ति 17 मई 1865 को पेरिस में हस्ताक्षरित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन के दौरान हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ ITU की पूर्ववर्ती संस्था थी। ITU संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशेषीकृत एजेंसी है। इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। इसकी भूमिका की बात करें तो यह डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करता है और सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने हेतु नवाचार का उपयोग करता है। भारत सहित इसके 193 देश इसके सदस्य हैं। इसके अन्य सदस्यों में कंपनियां, विश्वविद्यालय आदि शामिल है। ITU द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट्स में ग्लोबल कनेक्टिविटी रिपोर्ट, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर शामिल है।
चलिए अब वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत रोल मॉडल देशों में शामिल है, जिसमें भारत सहित 46 देश टियर 1 यानी रोल मॉडलिंग वाले देशों की सूची में आते हैं। ये देश सभी 5 साइबर सुरक्षा पिलर्स के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं, जिसका मतलब है कि भारत और अन्य टियर 1 देश साइबर सुरक्षा के सभी क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहे हैं और अन्य देशों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इस ओर अगला मुख्य बिंदु है साइबर सुरक्षा में वैश्विक स्तर पर सुधार। 2021 में जारी सूचकांक के बाद से विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में सुधार हुआ है। अफ्रीका में साइबर सुरक्षा में सबसे अधिक प्रगति दर्ज की गई है और तीसरा मुख्य बिंदु है डिजिटल सेवाओं का विस्तार। अधिकतर देश या तो एस्टेब्लिशिंग यानी टियर 3 या इवॉल्विंग यानी टियर 4 में शामिल है। इन देशों ने बड़े पैमाने पर डिजिटल सेवाओं और कनेक्टिविटी का विस्तार किया है, लेकिन उन्हें साइबर सुरक्षा उपायों को एकीकृत करना होगा। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और साइबर सुरक्षा से जुड़ी मुख्य चिंताओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है चिंताजनक खतरे। इनमें रैनसमवेयर हमले, साइबर सुरक्षा में सेंधमारी से मुख्य उद्योगों का प्रभावित होना, मुख्य प्रणालियों के ठप होने से लागत बढ़ना आदि शामिल है। अगला है साइबर क्षमता में मौजूद कमियां। इसमें कौशल, स्टाफिंग, उपकरण और फंडिंग के स्तरों पर कमियां मौजूद है। और तीसरा है ऑपरेटिंग साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क। साइबर सुरक्षा समझौतों को व्यवहारिक रूप से लागू करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। आखिर में इस ओर की गई मुख्य सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार करने और उसे नियमित रूप से अपडेट करने की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा पेशेवरों, युवाओं और प्रभावित होने वाले समूहों के क्षमता निर्माण पर जोर देना चाहिए और सूचना को साझा करने और प्रशिक्षण के अवसरों पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ अब नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। यूनेस्को ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर ओपन साइंस सिद्धांत लागू करने की सिफारिश की है। यूनेस्को का मानना है कि AI सिस्टम की ब्लैक बॉक्स यानी अपारदर्शी प्रकृति और निजी कंपनियों का एकेडमिक शोध से आगे निकलना ओपन साइंस को सीमित कर रहा है। यही वजह है कि AI पर ओपन साइंस सिद्धांतों को लागू करना बेहद जरूरी हो गया है। इससे वैज्ञानिक अनुसंधान में पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ओपन साइंस की। 2021 में अपनाई गई यूनेस्को रिकमेंडेशन ऑन ओपन साइंस में ओपन साइंस की परिभाषा दी गई थी। साथ ही इसमें इसके बुनियादी मूल्यों और प्राथमिक कार्यों का भी उल्लेख किया गया था। आपको बता दें, ओपन साइंस एक प्रकार की समावेशी व्यवस्था है। इसका उद्देश्य बहुभाषी वैज्ञानिक ज्ञान को सभी के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध, सुलभ एवं पुनः उपयोगी बनाने वाली विविध पहलों और कार्यों को जोड़ना है। अब सवाल उठता है कि AI ओपन साइंस के लिए खतरा क्यों है? दरअसल ओपन साइंस भागीदारी आधारित शोध के माध्यम से डेटा प्रदान करके AI को लाभ पहुंचाती है। हालांकि AI ओपन साइंस के लिए कई वजहों से खतरा भी उत्पन्न करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रयोग को दोहराने में बाधा। अन्य या नए शोधकर्ता AI टूल्स का उपयोग करके पूर्व में किए गए प्रयोगों को दोहरा नहीं सकते। इसके अलावा अलग अलग विषयों में समन्वय की कमी भी एक कारण है। AI और गैर AI विषयों के बीच सहयोग सीमित होने से विज्ञान में AI के समान रूप से उपयोग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। डेटा से जुड़ी चुनौतियों की बात करें तो AI के उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा का होना जरूरी है, लेकिन शोधकर्ताओं को लगातार ऐसे डेटा की मात्रा, विविधता और पूर्वाग्रह की आशंका से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रोत्साहनों में निरंतर बदलाव भी एक कारण के रूप में देखा जा सकता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान की मौजूदा व्यवस्था में प्रोत्साहन की वजह से शोधकर्ताओं को विज्ञान में अच्छा होने की बजाय AI में अच्छा होने के लिए प्रेरित कर सकता है। AI के साथ इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए AI में ओपन साइंस सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता है। इनमें भी विशेष रूप से पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले सिद्धांतों को लागू करने की जरूरत है, ताकि AI के विकसित और अनुसंधान में समावेशिता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अंत में बात करते हैं ओपन साइंस के बुनियादी मूल्य और निर्देशक सिद्धांत के 4 प्रमुख स्तंभों की। पहला है गुणवत्ता और प्रामाणिकता। ओपन साइंस को अकादमिक स्वतंत्रता एवं मानवाधिकारों का सम्मान और उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान का समर्थन करना चाहिए। दूसरा है सामूहिक लाभ। ग्लोबल पब्लिक गुड्स के रूप में ओपन साइंस पूरी मानवता के लिए उपलब्ध है। समानता और पारदर्शिता की बात करें तो ओपन साइंस को विकसित और विकासशील देशों के शोधकर्ताओं के बीच समानता सुनिश्चित करनी चाहिए।
और आखिरी है विविधता और समावेशिता। ओपन साइंस को विविध ज्ञान पद्धतियों, कार्य प्रणालियों, भाषाओं, अनुसंधान परिणामों और अनुसंधान विषयों को शामिल करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में। देश के महान इंजीनियर रहे एम विश्वेश्वरैया की जयंती 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1861 में जन्मे एम विश्वेश्वरैया का जीवन भारत में इंजीनियरिंग के विकास के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। उन्हें देश के सबसे महान इंजीनियरों में से एक माना जाता है। उनके योगदान की बात करें तो एम विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के दीवान के रूप में कार्य किया था। उनके कार्यकाल में राज्य ने कई तकनीकी और औद्योगिक परियोजनाओं में उत्कृष्टता हासिल की। खासतौर पर कावेरी नदी पर निर्मित कृष्णराज सागर बांध का डिजाइन उन्होंने ही तैयार किया था, जो उस समय का एक तकनीकी चमत्कार था। उन्होंने न केवल बांधों का डिजाइन तैयार किया, बल्कि बांधों में जल के व्यर्थ प्रवाह को रोकने के लिए स्टील के दरवाजे भी तैयार करवाए। विश्वेश्वरैया के योगदान सिर्फ तकनीकी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की, जो आज भी इंजीनियरिंग और कृषि क्षेत्र के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण संस्थान माने जाते हैं। भारत सरकार और अंग्रेजी हुकूमत ने उनके कार्यों को खूब सराहा। 1915 में उन्हें अंग्रेजों द्वारा नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से सम्मानित किया गया और 1955 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। एम विश्वेश्वरैया के जीवन से हमें सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि दृढ़ता, ईमानदारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और करुणा जैसे नैतिक मूल्य भी सीखने को मिलते हैं। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण आज के इंजीनियरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा ने 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की। इस अदालत में लगभग 1.14 करोड़ मामले निपटाए गए। नालसा को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित किया गया है। ये कमजोर वर्गों को निशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लेह में प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र क्रिएट का उद्घाटन किया। ये स्थानीय उत्पादकता, उत्पाद की गुणवत्ता और आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देगा तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार करेगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस का अनावरण किया है। ये ऊर्जा उत्पादन की उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है। ईरान ने एक शोध उपग्रह कैमरान 1 को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया है। इसका उद्देश्य कक्षीय कौशल प्रौद्योगिकी के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम का परीक्षण करना है। इसे ईरान के कई 100 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र तृतीय चरण 3 के माध्यम से एक वर्चुअल संपत्ति और बुलियन समर्थित साइबर अपराध नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। ये ऑपरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो FBI के साथ समन्वय में किया गया था। भारत ने लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। यह ऑपरेशन टाइफून यागी के कारण आई आपदाओं से बचाव के लिए शुरू किया गया है। इरूला जनजाति के लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये जनजाति सांप का विष निकालने और बेचने के लिए लोकप्रिय है। इरूला समुदाय भारत में एंटीडोट्स के लिए उपयोग किए जाने वाले लगभग 80% विष की आपूर्ति करके लोक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। पहली बार हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। ये दिवस देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को भारत की राज्य भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।